हमारा जो बुध की उंगली है सबसे छोटी उंगली है, यदि ये उंगली बहुत दबी हुई है किसी के, ये यहाँ से ये माउंट, इसको माउंट ऑफ मर्क्यूरी बोलेंगे, तो अगर ये किसी का दबा हुआ है और इस पर कटी फटी रेखाएं हैं, या ये चंद्रमा किसी का कटी फटी रेखाओं वाला है, या ये शुक्र वाला हिस्सा ये कटी फटी रेखाएं वाला है, तो योग तो बन रहा है लेकिन वो इतना कमज़ोर है कि कुछ देने की स्थिति में नहीं है। गुरुजी, मैंने ये भी सुना है कि वीनस को भी 7th हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, अगर वो स्वयं राशि में बैठा हो या फिर एग्जॉल्टेड हो तो भी। ऐसा क्यों? चंचल, जबकि वीनस तो प्रेम का कारक है। हाँ, तो ज्यादा प्रेम भी तो नहीं करना चाहिए। क्यों? कई जगह प्रेम हो भी जाता सोच के थोड़ी करते हैं कि इतना प्रेम करो। प्रेम तो प्रेम होता है, कई जगह हो जाता है। अच्छा, मतलब उसके अलावा और बहुतों से कर ले। ओके। ये रीजन उसमें। गुरु, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, ये 5 ग्रह हैं। ये मजबूत होकर, शुभ होकर, यदि केंद्र में कहीं बैठे हों या इनमें से 2 या 3 ग्रह केंद्र में बैठे हों, तो भी ये पंच महापुरुष योग किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम देता है। गजकेसरी राजयोग ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति को, अगर दोनों के बीच में यानी बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में डिग्री से बहुत अंतर ना हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति शुरुआत से यानी लगभग 22 वर्ष के बाद से जीवन में राजयोग प्राप्त करना शुरू कर देता है। 28वें वर्ष में विशेष उपलब्धि उसको होती है और उसके बाद 32 और उसके आगे की जो जिंदगी होती है बहुत अच्छी होती है। गुरु और केतु के साथ कोई और प्लैनेट की भी युति बन रही है, तो इस गुरु केतु का इफेक्ट कम हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट? नहीं, डिपेंड करता है। अच्छा। अगर वो युति चंद्रमा के साथ बन रही है तो इसका इफेक्ट बढ़ाएगा। हाँ, शुक्र के साथ बन रही है तो इफेक्ट कम करेगा, क्योंकि उसको क्या है ना कि वो ना पूरी तरह वैरागी रहेगा और ना ही पूरी तरह मटीरियलिस्टिक रहेगा। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। देखिए, हम सबकी कुंडली में राजयोग हो सकते हैं, वो राजयोग जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाएंगे। आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि ऐसे कौन से राजयोग हैं जो आपको बिजनेस में, आपके करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस देंगे, जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे होंगे, जो आपके फेम के लिए बहुत अच्छे होंगे, अबंडेंस के लिए बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है आज का ये। साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि कुछ लोगों की कुंडली में राजयोग होते हैं फिर भी उन्हें वो सक्सेस क्यों नहीं मिलती है। तो इस पॉडकास्ट को मेरे साथ अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में भी कुछ अच्छे योग हैं फिर भी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर आपको डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में मिलेगा। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। उनके प्रीवियस पॉडकास्ट को आपने बहुत पसंद किया है। मैं स्वागत करना चाहूंगी गुरुजी पवन सिन्हा का। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अभिनंदन। और स्पीकिंग ट्री में आना हमेशा के लिए, हमेशा से ही बड़ा अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पर जो बातचीत होती है वो बड़ी सार्थक होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी है। आवर प्लेजर गुरुजी, एंड आई एम श्योर कि हमेशा की तरह ही एक बहुत वंडरफुल डिस्कशन आज हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है। और हमने एक टॉपिक भी ऐसा ही चुना है, राजयोग। देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली में बहुत से राजयोग होते हैं बट लाइफ फिर भी मिजरेबल होती है। राजयोग होते हुए भी वो एक्टिवेट नहीं होते। तो आज मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक राजयोग चुने हैं जो कि आपके करियर, आपके सक्सेस, आपकी वेल्थ और आपकी मैरिड लाइफ को दर्शाते हैं, और हम उन्हीं की बात करते हैं और कैसे उन्हें एक्टिवेट किया जाए। आज सर से हम वही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैरिड लाइफ के राजयोग से ही स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे विवाह के लिए कौन से राजयोग होते हैं एक इंसान की कुंडली में और किस प्रकार उन्हें एक्टिवेट किया जाए? देखिए, कभी भी किसी की भी कुंडली में, मैं आपको हाथ से भी बताऊंगा इसको, तो कुंडली में यदि सप्तम और नवम का कोई भी योग बनता हो और ये योग भाव चलित में या नवांश में खंडित ना होता हो और 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड
पावरफुल हो, तो ऐसे व्यक्ति को मैरिज से फ़ायदा होता है और ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है और मैरिज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत ग्रोथ करता है, उसको धन आदि मिलता है। तो ये है। दूसरा इसका जो योग बनता है वो बनता है फिफ्थ का सेवन्थ के साथ कोई भी कोरिलेशन हो या फिफ्थ का नाइन्थ के साथ कोई भी कोरिलेशन हो और फिफ्थ लॉर्ड या सेवन्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड ये मजबूत स्थिति में हो, भाव चलित में भी मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी विवाह के बाद काफ़ी धन आदि भी रहता है और ये बड़े फॉर्चून्स क्रिएट पाते हैं। तो आपने पहला बताया कि जब 7th और 9th का कनेक्शन बनेगा किसी भी प्रकार, तो गुरुजी क्या क्या तरीकों से ये कनेक्शन बन सकता है, और बहुत से लोगों की कुंडली में राजयोग होगा फिर भी वो वीक क्यों होता है, उसे एक्टिवेट कैसे किया जाए? हाँ, सबसे पहले कनेक्शन कैसे होता है, जब पांचवें भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठा हो या पांचवें भाव का स्वामी नवें भाव में बैठा हो और ये मजबूत स्थिति में बैठे हो, यानी नवमांश में उनकी स्थितियां अच्छी होनी चाहिए और भाव चलित में ये खिसके ना आगे पीछे ना चले जाएं, तो एक ये राजयोग बनता है जिससे मैरिज के बाद फायदा होता है। दूसरा, यदि सातवें भाव का जो मालिक ग्रह है वो हमारे यदि नवें भाव में बैठा हुआ है और दोनों की स्थिति अच्छी है तो भी ये योग बनता है। और केवल ऐसे ही नहीं, जब मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड पांचवें भाव का स्वामी जब भी सातवें भाव के स्वामी के साथ भी बैठा है या ये एक दूसरे को देखते हैं, सम सप्तम योग जिसे बोलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तब भी ये योग बनता है। और यदि सातवें भाव का और नवें भाव के जो स्वामी है ये जब एक साथ बैठते हैं तब भी ये योग बनता है। और अगर इसमें कहीं से लग्नेश भी आ जाए, लेकिन अच्छा होना चाहिए, लग्नेश दूषित नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए, और लग्नेश 5, 7 और 9 भाव से कहीं कोई उसमें या तो बैठे या उनके भाव के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति को मैरिज के बाद राजयोग की प्राप्ति होती है। और कैसा ये राजयोग होता है? ये राजयोग होता है धन मिलेगा और जॉब मिलेगी, मैरिज से लाभ होगा। ओके, कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में कहते हैं ना लक लेकर आएगा, लक लेकर आएगा। अब हाथ में उसको कैसे देखेंगे? हाथ से भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि कुंडली हर एक कोई नहीं समझ सकता, तो हाथ से उसको कैसे देखेंगे? तो ये हमारे विवाह की रेखाएं, ठीक है? राइट या लेफ्ट, ये मैं ऑडियंस के लिए पूछना चाहूँगी। राइट से ही देखें, सभी गर्ल्स भी? सभी। ओके, मैं भी देख रही हूँ। तो राइट में हमारी जो विवाह की रेखा है, यानी एक तो लंबी रेखा होती है और उसके नीचे छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। तो जो लंबी वाली रेखा है यदि वो ऊपर की ओर मुड़ रही है, बुध की उंगली की तरफ, यानी इधर जा रही है, या सूर्य की तरफ चली जाए तो क्या कहने, तो ऐसा व्यक्ति जब भी विवाह करेगा उसके विवाह से उसको बहुत फायदा होगा। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हालांकि ऐसे हाथ कम होते हैं, लेकिन एक बच्ची थी और उसका ऐसी जगह विवाह हुआ, यही योग थे उसके, और वहाँ विवाह होता है और विवाह होने के बाद वो रानी की तरह से रहने लगती है। मतलब इतना उस पर धन आता है, प्रतिष्ठा आती है और वो बड़े आगे बढ़ जाती हैं और मतलब उनको हर कुछ मिलना शुरू हो जाता है सिर्फ इस योग से। वो ऐसे परिवार में जाके उनका विवाह होता है
कि आनंद ही आनंद आ जाता है। बहुत कम मेहनत करने पर भी उनको बहुत कुछ मिल जाता है। और दूसरी जो चीज़ है वो थोड़े समय के बाद मेहनत करना भी छोड़ देते हैं और उसके बाद उनको फॉर्चून मिलने शुरू होता है। इतना सौभाग्य, इतना लक उनको मिलना शुरू हो जाता है, जॉब भी नहीं करते उसके बाद, मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। मतलब हाँ, उनको जॉब की जरूरत नहीं जॉब होती। की जरूरत ही नहीं। ऐसा भी कि होता है, उनका पार्टनर उनकी लाइफ में इतना फॉर्चून लेकर आ रहा इतना फॉर्चून। है। इंटरेस्टिंग। तो गुरुजी, आई एम श्योर कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि मेरे कुंडली में तो ये कनेक्शंस बन रहे हैं, बट फिर भी मेरे पार्टनर के आने से मेरी लाइफ में वो फॉर्चून क्यों नहीं आया? तो किस प्रकार उनका ये योग एक्टिवेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? होता क्या है, ये जितने भी कनेक्शंस होते हैं ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बनते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में राजयोग होते हैं। हाँ। लेकिन कमज़ोर होते हैं। कैसे? डिग्री से कमज़ोर हैं, हाँ, या क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, या उनके जो योग है वो प्रॉपर नहीं है। तो कहीं भी इस प्रकार की चीज़ें यदि हैं तो अब जैसे मान लीजिए 5, 7, 9 का योग तो बना हुआ है, लेकिन अष्टमेश यानी अष्टम भाव का मालिक वहीं बैठा हुआ है, वो नवम में बैठा हुआ है या सप्तम में बैठा हुआ है, तो ग्रह योग बनकर भी खराब हो जाएगा। यानी उसकी जो पावर है वो पावर कम हो जाएगी। या लग्नेश किसी का बहुत कमज़ोर हो गया तो पावर कम हो जाएगी। अच्छा, इसको हाथ से हम कैसे देखें? यदि ये हमारा जो बुध की उंगली है, सबसे छोटी उंगली है, यदि ये उंगली बहुत दबी हुई है किसी के, ये यहाँ से ये माउंट, इसको माउंट ऑफ मर्क्यूरी बोलेंगे, तो अगर ये किसी का दबा हुआ है और इस पर कटी फटी रेखाएं हैं, या ये चंद्रमा किसी का कटी फटी रेखाओं वाला है, या ये शुक्र वाला हिस्सा ये कटी फटी रेखाएं वाला है, तो योग तो बन रहा है लेकिन वो इतना कमजोर है कि कुछ देने की स्थिति में नहीं है। तो गुरुजी, हमने मैरिज से रिलेटेड राजयोग की बात की। अब मान लीजिए कि सेवेंथ हाउस को शादी के लिए देखा जाता है, चाहे किसी भी जातक की कुंडली हो, लड़के की हो या लड़की की। अब मान लीजिए कि 7th हाउस किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है कि कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट वहाँ पे बैठा है। अब लड़की की चार्ट में जुपिटर पति को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए जुपिटर बहुत अच्छी कंडीशन में 7th हाउस में बैठा है, और लड़के के चार्ट में वीनस बहुत अच्छी कंडीशन में 7th हाउस में बैठा है, तो क्या ये भी लाभदायक कंडीशंस है एक अच्छी मैरिज लाइफ के लिए? डेफिनेटली है। और इसमें बस थोड़ा सा एक फ़र्क क्या होगा कि ऐसे में दोनों में से एक पार्टनर चंचल बहुत होगा। चंचल? हाँ, दोनों में से कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा चंचल होगा। और दूसरी जो इसमें चीज़ है वो ये है कि बहुत धन, प्रतिष्ठा, सम्मान मैरिज लाइफ में ये तो मिलेगा, लेकिन झगड़ा ज़रूर बना रहेगा। अगर एग्जॉल्टेड प्लैनेट एग्जॉल्टेड है तब भी। क्यों? देखिए, बृहस्पति की जो आदत होती है, हाँ। बृहस्पति जहाँ देखता है वहाँ अच्छा करता है, और जहाँ बैठा है वहाँ नुकसान करता है। हाँ, इसीलिए लोग 7th हाउस में जुपिटर अगर प्लेस्ड है तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते। बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसलिए बृहस्पति का 7th में होना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसकी जगह अगर शनि है तो ज़्यादा बेहतर है। Really? हाँ हाँ, अब इसमें थोड़ा सा फर्क है, या तो नवमांश में खिसक जाए वहाँ, या मतलब भाव स्पर्श में खिसक जाए वहाँ पर, या नवमांश में बहुत मजबूत हो जाए, Okay. तब तो ठीक है। अब जैसे नवमांश में कर्क के नवमांश में पहुँच गया, मेष के नवमांश में पहुँच गया, तो थोड़ा सा ठीक परिणाम देगा, या मीन के नवमांश में या धनु के नवमांश में ये पहुंच जाए तो अच्छा रिजल्ट देगा, अन्यथा ये खराब रिजल्ट देगा। और गुरुजी, मैंने ये भी सुना है कि वीनस को भी 7th हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, अगर वो स्वयं राशि में बैठा हो या फिर एग्जॉल्टेड हो तो भी। ऐसा क्यों? चंचल, जबकि वीनस तो प्रेम का कारक है। हाँ, तो ज्यादा प्रेम भी तो नहीं करना चाहिए। क्यों? कई जगह हो जाता है। सोच के थोड़ी करते हैं कि इतना प्रेम करो, प्रेम तो प्रेम होता है। कई जगह हो जाता है।
अच्छा, मतलब उसके अलावा और बहुतों से कर ले। ओके। ये है रीजन उसमें। तो इसीलिए मैंने कहा ज्यादा प्रेम भी ठीक नहीं है। सही बात है। वो मल्टीपल अफेयर्स को डेवलप अगर वीनस 7th हाउस में हो तो मल्टीपल अफेयर्स दिखा। हाँ, बस स्थिति ये है, अगर देखिए कमजोर है हाँ, तो तो कोई नहीं दिक्कत करेगा। अच्छा। लेकिन अगर वो मजबूत स्थिति में है तो डेफिनेटली करेगा। गुरुजी, लेकिन अगर लॉजिकली समझे तो वो वीनस 7th हाउस में बैठा है और 7th हाउस तो मैरिज का है, तो वो सारा प्रेम मैरिज में ही तो होना चाहिए, वो मल्टीपल जगहों पे क्यों जाएगा? होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि देखिए वीनस की जो आदत है, हर प्लेनेट की अपनी एक आदत होती है। तो वीनस की जो आदत होती है वो आदत ही इस प्रकार से होती है कि वो बहुत जगह उसका इंटरेस्ट कायम रहता, बहुत जगह इंटरेस्ट बन जाता है उसका। हालांकि उसको आर्ट में उन्नति देगा, लेकिन फिर भी बहुत जगह। हाँ, इसमें क्या है, अगर कहीं उसके साथ शनि है तो वो कंट्रोल करेगा, उसके साथ बृहस्पति है उसे कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अगर चंद्रमा है तो फिर वही आदत हो जाएगी। हाँ, दोनों एक जैसे, फिर तो दोनों एक जैसा ही नेचर हो गया दोनों तो का। फिर ये हर प्लेनेट अपनी आदत से मजबूर है। तो ये तो ठीक है कि उसको बहुत सारा सुख देगा, लेकिन वो उस सुख के इतर भी बात करेंगे, यानी उनको वो अफेयर डेवलप कराएगा ही कराएगा। ठीक है, अगर इन दो प्लेनेट के साथ है या इन दो प्लेनेट का उस पर योग से दृष्टि बन रही है, तो फिर वो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, या भाव स्पर्श में वो आगे या पीछे हो जाए चलित में, तो ये स्थिति बन सकती है। तो अन्यथा दिक्कत होगी। गुरुजी, इसी से हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पावरफुल वेल्थ योग पर आते हैं। हमने मैरिज योग की बात की, बहुत से लोगों की कुंडली में बहुत अच्छे वेल्थ को लेकर राजयोग होते हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से होते हैं, वो किस प्रकार बनते हैं और कैसे हमारे व्यूअर्स अपनी कुंडली में वो चेक कर सकते हैं। देखिए, वेल्थ को लेकर दो राजयोग, लक्ष्मी विष्णु राजयोग, लक्ष्मी विष्णु का यानी 9th हाउस का 10th हाउस के साथ कोई भी संबंध बनता है। जैसे 9th लॉर्ड 10th में बैठे या 10th लॉर्ड 9th में बैठे, ये तो बेस्ट हो गया। ओके। उसके बाद 9th लॉर्ड 10th में 10th लॉर्ड के साथ बैठे, या 10th लॉर्ड 9th में 9th लॉर्ड के साथ बैठे। हालांकि इसमें थोड़ा दोष तो होगा क्योंकि 10th लॉर्ड अपने से बार बार चला गया। हाँ। लेकिन फिर भी ये एक मजबूत योग अपने आप में बनाता है। ठीक, उसके बाद इसको एक और तरीके से हम देखेंगे लक्ष्मी विष्णु योग को, कि 9th और 10th ये दोनों लॉर्ड्स जो हैं ये कुंडली में कहीं शुभ स्थान पर जाकर बैठ गए हों, तो भी ये योग बनेगा और व्यक्ति को ऐसे में काफी सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तो योग यही होता है। उसके बाद पंच महापुरुष योग बनता है। पंच महापुरुष में जो हमारे गुरु शुक्र मंगल बुध और शनि, गुरु शुक्र मंगल बुध शनि, ये 5 ग्रह हैं, ये मजबूत होकर शुभ होकर यदि केंद्र में कहीं बैठे हों या इनमें से 2 या 3 ग्रह केंद्र में बैठे हों, तो भी ये पंच महापुरुष योग किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम देता है। अच्छा, मैंने इसमें जो देखा है वो ये तक देखा कि एक भी ग्रह अगर बस वो केंद्रेश नहीं होना चाहिए, यानी केंद्र का अधिपति नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको केंद्राधिपति दोष लगेगा। तो अगर कोई भी ग्रह, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाए और कहीं ना कहीं वह 2 या 3 ग्रहों से योग बनाता हो,
तो ऐसे व्यक्ति का भी राजयोग बहुत खिल के सामने आता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। एक विपरीत राजयोग होता है। जी। विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में बनता है। तो छठे भाव का, आठवें भाव का और 12वें भाव का जो योग बनता है, ठीक है, जैसे छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ गया, या 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ गया, या छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ गया, तो ये विपरीत राजयोग है। तो अगर ये ग्रह शुभ होकर बैठे हुए हैं, हाँ शुभ है, अगर ये ग्रह अच्छे ग्रह हैं और ये शुभ योग एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, तो भी ऐसे में विपरीत राजयोग बनता है और बड़ा ऐसे में विपरीत परिस्थितियां तो रहती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति राजयोग का सुख प्राप्त करता है। एक बनता है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग बड़ा विशेष होता है। किस प्रकार? बड़ा, अब इसमें क्या होता है कि आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तब उसको कुछ मिलेगा। Really? हाँ, वो कैसे बनता है कि कोई ग्रह जो राजयोग देने वाला है, तो वो ग्रह जब नीच का हो जाएगा लेकिन राजयोग बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में नीचता तो फेस करनी पड़ेगी, यानी उसको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी अच्छी कटेगी, ज़िंदगी में वो अच्छा प्राप्त प्रतिष्ठा आदि वो प्राप्त करेगा शत्रुओं से। अब जैसे छठे में कोई भाव, इसके अलग अलग भाव है, जैसे छठे भाव में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है तो शत्रु होंगे ही होंगे, कर्ज उस पे रह सकता है, रोग होगा ही होगा, मतलब शत्रु और रोग हर हालत में होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी बहुत धन और सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। अगर लग्नेश नीच का हो गया, तबीयत खराब होगी ही होगी। नीच का हो गया अगर लग्नेश, तो तबीयत खराब होगी ही होगी, लेकिन वो बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। ऐसे ही अगर शनि नीच का अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति का ऑपरेशन होगा, उसको समस्याएं होंगी, शुरुआत के समय में मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद जब वो 36 या 38 साल की उम्र पार कर जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को राजयोग के बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये व्यक्ति उस समय में, यानी 38वें साल में या 36वें साल में जाकर सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसा सब प्राप्त करेगा। तो ये विशेष रूप से ऐसे राजयोग होते हैं जो व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं, और अगर राजयोग है तो सम्मान प्रतिष्ठा कहीं नहीं जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा, बस वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये वेल्थ के राजयोग हैं। तो गुरुजी, क्या इनको भी हम हाथ में देख सकते हैं, जैसे हमने पिछले कुछ राजयोग की बात की थी? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे गज केसरी योग सब लोगों ने सुना। हाँ। इसमें 2 राजयोग में और जोड़ना चाहूँगा। गज केसरी योग एक बनता है। अब गज केसरी राजयोग ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति को, अगर दोनों के बीच में, यानी बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में डिग्री से बहुत अंतर ना हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति शुरुआत से, यानी लगभग 22 वर्ष के बाद से जीवन में राजयोग प्राप्त करना शुरू कर देता है। 28वें वर्ष में विशेष उपलब्धि उसको होती है और उसके बाद 32 और उसके आगे की जो जिंदगी होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक, अब हाथ पे इसको कैसे देखेंगे? ये चंद्रमा है, ये अगर उठा हुआ है और यहाँ से एक बहुत बारीक सी रेखा बृहस्पति पे जा रही है और यहाँ क्रॉस आ जाता है।
उस रेखा से क्रॉस आ जाता है या अलग से क्रॉस? अलग से, क्रॉस अलग से आना चाहिए। जो भी फलदायी रेखाएं होती है ना, वो अलग से बननी चाहिए। ओके। तो यहाँ पे क्रॉस आ जाता है, तो ये समझिए कि गज केसरी योग बड़ा प्रबल है किसी के भी हाथ में, और ऐसे व्यक्ति को अपने दम से बहुत कुछ प्राप्त होगा। वो मेहनत से, वो किस्मत से बहुत कुछ प्राप्त करेगा, और उसका विवाह भी बड़ी अच्छी जगह पे होगा। एक हंस योग बनता है जी। जिसमें शुक्र और चंद्रमा नवपंचम स्थिति में होते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो नवपंचम ग्रह परेशानियां भी पैदा करते हैं, बिल्कुल। लेकिन शुक्र और चंद्रमा जब ये नवपंचम योग बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा रोग रहेगा, ठंड का हल्का सा इफेक्ट हमेशा रहेगा ठंड का। आगे जाके शुगर भी हो सकती है, लेकिन उसका राजयोग बड़ा प्रबल होता है। बस इसमें एक बात यह है कि चंद्रमा बूढ़ा ना हो। चंद्रमा जल्दी बूढ़ा हो जाता है, तो चंद्रमा लगभग 10 से 15 अंश तक बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। और शुक्र भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो अगर ये दोनों प्लैनेट डिग्रीज में करीब करीब ऐसे 8 से 10 डिग्रीज तक हैं, तो ये ऐसे फल देगा कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख आएगा। अब शुक्र और चंद्रमा कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ से पतली सी रेखा इधर जाएगी, ठीक है, यहाँ से एक पतली सी रेखा इधर जाएगी, और ऐसे व्यक्ति को विदेश घूमने को मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी धन मिलेगा, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी सक्सेस ले लेंगे, और मेरिटोरियस होंगे, चाहे भले ही इतनी मेहनत करें ना करें, लेकिन मेरिटोरियस हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो गुरुजी, जिस प्रकार 7th हाउस सिर्फ मैरिज नहीं, आपकी पार्टनरशिप्स को भी दिखाता है, तो बिजनेस के लिए बेस्ट राजयोग कौन से हैं एक इंसान की कुंडली में, और किस प्रकार उन्हें एक्टिवेट किया जाए? देखिए, 7th हाउस बिजनेस का, पार्टनर का भी है। तो बिजनेस अगर पार्टनर के साथ की जा रही है तो ये अच्छा है। अगर वो और 9th हाउस, देखिए कॉम्बिनेशन बाय एंड लार्ज मैरिज वाला ही है, हाँ। लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बुध का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पॉजिटिव बुध है, मतलब अगर बुध क्रूर नहीं है और दूषित होकर नहीं बैठा, अपनी राशि में बैठा है या मित्र की राशि में बैठा है, तो बुध का इन्वॉल्वमेंट अगर 7th और 9th के साथ है तो ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। लेकिन अगर 7th और 9th का योग तो बन गया, लेकिन बुध वहाँ क्रूर होकर बैठा हुआ है, तो ये खंडित हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा, कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप बनी, बड़े उत्साह से बनी, और लगा कि बस अब हम दोनों लोग या तीनों लोग मिलकर और एक एडिफाइस क्रिएट कर देंगे। हाँ। हम बहुत बड़ी बिजनेस कर देंगे, हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल देंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर बुध अच्छा नहीं है तो कुछ समय के बाद उन तीनों लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी, झगड़े बढ़ जाएंगे, कोर्ट केस तक भी हो सकता है, और उनकी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं खंडित हो जाएंगी, उनकी प्लानिंग पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, और वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर या तो बुध उससे दूर रहे, योग ना बनाए, और योग बने तो फिर बुध क्रूर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा। कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप में, अगर मैं इसको हाथ से समझाऊं तो यहाँ पर
यहाँ पर कुछ एक रेखाएं आती हैं और यहाँ से एक रेखा चलती है यहाँ के लिए, सूर्य रेखा जिसे कहते हैं। नहीं, बुध रेखा। ओके। सूर्य रेखा तो सूर्य के कि पर्वत माउंट पर के नीचे, जाएगी, यस। तो ये बुध की रेखा यहाँ पर जाती है और ये बहुत बारीक हो जाती है और ये टूटती हुई सी चलती है, बहुत बारीक हो गई और टूटती टूटती चलती है। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है, पार्टनरशिप शुरू होगी, बड़े उत्साह से होगी, बिजनेस अच्छा मिलेगा शुरू में, और उसके बाद पार्टनरशिप डिस्टर्ब हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, फ्रेंड्स हों, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हों। मैंने यहाँ तक इसमें देखा है कि मतलब ऐसे रिलेशंस जैसे जीजा जी के साथ, बहुत सारे मामा जी के साथ, ये रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं और पार्टनरशिप भी टूट जाती है। और यही सीधा योग हमारी कुंडली में जाकर बनता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर 7वां भाव जी, 9वां भाव 12वें भाव के ग्रह के साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन बनता है, 7th और 9th का, 7th और 9th का, या फिर जो 12वें भाव का स्वामी है वो अगर 7th में बैठ जाए या 9th में बैठ जाए, तो ऐसे में सारे पार्टनर या तरेंगे एक साथ या डूबेंगे एक साथ। हाँ, तो ये योग भी बहुत अच्छा नहीं होता। मैं तो साफ मना कर देता हूँ कि आपको पार्टनरशिप सूट नहीं करेगी, आप पार्टनरशिप मत करना। तो वो कहते हैं इतना बड़ा काम फिर हम कैसे करेंगे। Exactly. मैंने कहा छोटा कर लो, छोटा कर लो, कम से कम प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, अदरवाइज तो कानून की चौखट पे खड़े मिलेंगे, झगड़ा हो गई होगा। तो इसलिए मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप किसी भी रूप में कुछ भी हो जाए छोटा काम कर लो, लेकिन आप बिजनेस में पार्टनर मत रखना किसी भी हालत में। तो गुरुजी, आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग होंगे कि हमने ये तो जाना कि इनके लिए पार्टनरशिप नहीं बनी, जिन लोगों के लिए बिजनेस बना है उसके क्या साइंस होंगे कुंडली में? बस 7th लॉर्ड अच्छा है, हाँ। 9th लॉर्ड के साथ अच्छे योग बना रहा है, दोनों प्लैनेट्स मजबूत हैं, चलित में भी मजबूत हैं, नवमांश में भी मजबूत हैं, और 6, 8, 12 और 3 इसके स्वामी के साथ कोई योग नहीं है। और दूसरे और 11वें भाव के स्वामी का स्वामी से यदि ये दृष्ट हैं, यम के साथ बैठे हैं, तो आपको मैं बताऊं ये पार्टनरशिप बहुत खिलेगी, बहुत बड़ी अच्छी होगी, और इस पार्टनरशिप से लोग लाखों कमाएंगे, साथ साथ बड़ा काम करते चले जाएंगे। वाह। एक चीज़ इसमें और होती है, जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप पार्टनर बनाइए, लेकिन एक दूसरे से अलग रहिए, मतलब दो एंटिटीज बना ली, ठीक है, 2 एंटिटीज बना ली, और आप बिजनेस कीजिए और पार्टनरशिप में बिजनेस कीजिए, यानी एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो आप बिजनेस करें, अलग अलग रह के फिर भी एक साथ हों। तो ये योग कैसे होगा पूरा? ये योग पूरा होगा जब 7वां भाव, 9वां भाव ये तो एक साथ हो और इसका किसी भी रूप से संबंध दूसरे या 11वें भाव से बनता हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति अगर अलग अलग एंटिटीज बनाकर काम करते हैं तो उनको लाभ ज़रूर होगा, और बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें है, अगर कहीं अष्टमेश इसके साथ जुड़ जाता है, ख़ासतौर से अष्टमेश शनि इसके साथ जुड़ जाता है, या बुध क्रूर हो जाता है, या बुध क्या कहते हैं नीच हो जाता है, तब ये स्थिति बहुत ख़राब कर देता है, पार्टनर्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो बुध ना आए, शनि ना आए, तो पार्टनर्स मिलके बहुत बड़े लेवल पर
काम करते हैं और उसमें फिर दिक्कतें भी उनको नहीं आती। अब एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा, वो है बुध आदित्य योग। जी सब लोग जानते हैं। हाँ, और गुरुजी बहुत कॉमन भी है, बहुत ज्यादा चार्ट्स में हमें बुध आदित्य योग मिलता है। तो बुध आदित्य योग कैसा होना चाहिए? एक साथ तो हो लेकिन अस्त ना हो बुध। हाँ, ये बहुत कॉमन होता है कि अगर साथ होंगे तो अस्त भी मिल ही जाता है। तो बुध अस्त हो गया तो बुध आदित्य योग नहीं बना। तो बुध आदित्य योग, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जी ये मैं किसी सिद्धांत से नहीं बता रहा, अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि बुध आदित्य योग बनता है और वो दूसरे या 11वें भाव में बनता है या दूसरे या 11वें भाव से उसका कोई संबंध रहता है और इनका संबंध 7वें या 9वें भाव से रहता है। तो ऐसे लोग पार्टनरशिप में बहुत उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। पार्टनर इनका हमेशा साथ रहता है और ये लोग मिलके बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। ओके गुरुजी, हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सिलेक्ट किया। हमने मैरिड लाइफ की बात की, हमने करियर की बात की, सक्सेस की बात की, वेल्थ के राजयोग की बात की। अब मैं फेम की बात करना चाहूँगी। देखिए, बहुत से लोगों को फेम बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि लोग उन्हें जान रहे हैं। अब फेम तो किसी भी तरीके से मिल सकता है, लेकिन अच्छे फेम की मैं यहाँ बात कर रही हूँ जहाँ पे आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं और गुड कर्मा से आपको वो फेम मिल रहा है। उसका राजयोग भी कोई ना कोई तो डेफिनेटली होगा। बिल्कुल। तो उसके क्या साइंस है? देखिए, सबसे पहली चीज कि सूर्य किसी का पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, और दिन में सूर्य हो, दिन का सूर्य हो, मतलब दिन में उसका जन्म हुआ हो। हाँ, दिन में उसका जन्म हुआ। रात में जन्म होगा, चंद्रमा पावरफुल होगा। हाँ। तो दिन में उसका जन्म हो और सूर्य के पास दिग्बल हो। दिग्बल सर, थोड़ा दिग्बल समझाइए हमारे ऑडियंस को। दिग्बल का मतलब ये है, देखिए बहुत जनरल सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जनरल सेंस में। तो सूर्य जब उग के थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, हम इस तरीके से समझते हैं, मैं बहुत टेक्निकली नहीं जा रहा क्योंकि लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो सूर्य थोड़ा सा उड़ जाए यानी 12वें भाव में हो, और या फिर सूर्य जो है 10वें भाव में हो, यानी बिल्कुल धूप का समय हो, सूर्य सिर पर हो। हाँ। तो ऐसे में सूर्य बड़ा पावरफुल हो जाता है, उसको वो बल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसीलिए सन इन 10th और सन इन 12th को बहुत पावरफुल माना जाता है। ये लॉजिक है उसका। वाह। तो ऐसे में अगर सूर्य नीच का नहीं है, ठीक, और दूसरा सूर्य शनि या सूर्य राहु और केतु से योग नहीं करता, यानी ग्रहण योग नहीं है या शनि के साथ नहीं है, तो ऐसे में ये तय बात है कि व्यक्ति पे बहुत प्रतिष्ठा होगी। दूसरा, अगर किसी भी व्यक्ति का बृहस्पति केंद्र में, त्रिकोण का अधिपति केंद्र में आ जाता है बृहस्पति होकर, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत प्रतिष्ठा होती है। और कैसी प्रतिष्ठा? जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। ओके, नेचुरली इट विल, नेचुरली आएगी। ओके। और तीसरी चीज है, जब भी चंद्रमा और शुक्र का कोई भी योग बनता है, ठीक, तो ऐसे में व्यक्ति के पास प्रतिष्ठा आती है। लेकिन जो चीज सूर्य से आती है वो बाकियों से नहीं आती। सूर्य की प्रतिष्ठा कैसे अलग होती है गुरुजी? देखिए, सूर्य से जो प्रतिष्ठा आएगी ये लंबी चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है, और ये बहुत कम मेहनत से आएगी। हाँ, जैसे राहु का फेम बहुत टेम्पररी होगा, बहुत टेम्पररी होगा, और बल्कि वो और एक बार अगर आते समय राहु ने प्रतिष्ठा दी है तो जाते समय ले भी जाएगा। और केतु के साथ प्रतिष्ठा अचानक आएगी, अचानक चली भी जाएगी। चंद्रमा के साथ प्रतिष्ठा तभी आएगी, जितना अच्छा सूर्य होगा चंद्रमा उतनी प्रतिष्ठा देगा। और
बृहस्पति और चंद्रमा की जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा सोशल वर्क और इन सब चीज़ों से आती है, लेकिन ये प्रतिष्ठा भी सूर्य की तरह चमकती हुई प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो सूर्य की तरह चमकती हुई प्रतिष्ठा कब आएगी? बृहस्पति से, चंद्रमा से, शुक्र से। ये 3 प्लेनेट अगर कोई योग करे तो आएगी। बृहस्पति यदि दिग्बली प्राप्त हो, यानी लग्न का बृहस्पति है, तो भी व्यक्ति के पास बड़ी प्रतिष्ठा रहती है, बड़ा सम्मान उसे प्राप्त होता है। लेकिन ये सम्मान क्या होगा? एक तो उसके हेल्थ वो डिस्टर्ब रहेगी, दूसरा उसके अंदर वैराग्य बहुत आ जाएगा। रियली? हाँ। तो हालांकि ये फिलॉसफी के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, मिस्टिक साइंसेस के लिए ये अच्छा है, मतलब लग्न का जुपिटर, लेकिन उसके अंदर वैराग्य इतना आ जाएगा कि वो प्रतिष्ठा की ज्यादा टेंशन लेगा ही नहीं। प्रतिष्ठा आए ना आए वो कुछ ज्यादा उसे फर्क, उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना एंजॉय नहीं होगा, क्योंकि वो 1st से 7th को भी देख रहा है, तो मैरिज से भी डिटैच्ड होगा। तो इस वजह से, लेकिन उसको मिलेगी तो है। हाँ, बैठे बैठे मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। गुरुजी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि हमारी ऑडियंस को बहुत फैसिनेटिंग लगेगा। हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की, हमने मैरिड लाइफ की बात की, बिजनेस, फेम, करियर की बात की। आजकल लोग, स्पेशली जो व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है। लोगों को ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी अपनी रियलाइज कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, हीलिंग मोडालिटीज़ उन्हें बहुत पसंद है। तो किसी के कुंडली में ये योग भी होंगे जो कि ये दिखाते हैं कि ये इंसान ऑकल्ट में बहुत जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में बहुत होगा, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग मोडालिटीज़ में बहुत होगा। तो वो भी मैं जानना चाहूँगा। बृहस्पति और केतु इसके लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रह हैं। यदि किसी का भी बृहस्पति लग्न में है, पंचम में है, नवम में, ठीक, और किसी का भी केतु यदि लग्न में है और नवम में है, तो ऐसे लोगों के पास हीलिंग पावर होती है। और अगर बृहस्पति और केतु ये 11th हाउस में है, मान लीजिए एक साथ 11th हाउस में, तो ये तो है कि उसको कोई ना कोई आचार्य दोष लगेगा, यानी वो गड़बड़ जीवन में करेगा। लेकिन उसको ये क्या कहते हैं, इस तरीके से उसका जीवन रहेगा कि उसको बहुत सारी चीज़ों की समझ अपने आप होगी। बहुत सारी चीज़ों की समझ, जैसे कहिए कि किसी को बैठे बैठे उसने बता दिया, साइकोलॉजी की समझ उसकी बहुत अच्छी होगी, फिलॉसफी की समझ उसकी बहुत अच्छी होगी, किसी का हाथ वो बहुत जल्दी देख सकता है, तंत्र में भी उसका इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। और गुरुजी, मान लीजिए यही गुरु और केतु की युति अगर 5वें और 9वें भाव में हो रही है, तो गुरु और केतु की युति 5वें 9वें भाव में वो हीलिंग की तरफ लेके जाएगी और धर्म की तरफ लेके जाएगी। ऐसे व्यक्ति पुरोहिताई करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, वेदांत जैसे विषयों में, वेद में, इन सब में बड़ी रुचि होती है। इनके गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, इनको जीवन में गुरु की प्राप्ति मतलब गुरु परंपरा से ये बिलोंग करते हैं और इन्हें अपने गुरु मिल जाते हैं। और गुरुजी, मान लीजिए कि यही गुरु और केतु के साथ कोई और प्लैनेट की भी युति बन रही है, तो इस गुरु केतु का इफेक्ट कम हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट? नहीं, डिपेंड करता है। अच्छा, अगर वो युति चंद्रमा के साथ बन रही है तो इसका इफेक्ट बढ़ाएगा। शुक्र के साथ बन रही है तो इफेक्ट कम करेगा। क्योंकि उसको क्या है ना कि वो ना पूरी तरह वैरागी रहेगा और ना ही पूरी तरह मटेरियलिस्टिक रहेगा। और अगर ये सूर्य के साथ युति बन रही है, और बस ये है कि सूर्य से केतु थोड़ा दूर होना चाहिए, ग्रहण योग नहीं लगना चाहिए, तो इससे उस व्यक्ति का नेम, फेम,
बहुत रहेगा और ऐसे व्यक्ति को स्टडी में इंटरेस्ट होगा और बहुत जल्दी वो कोई किताब पढ़ सकता है, बहुत जल्दी लोगों को समझ सकता है, बहुत जल्दी उसकी जो ग्रेस्पिंग पावर होती है ये बहुत अच्छी होती है। तो ये इसको लाभ मिलता है और उसकी वजह से उसको प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ओके। क्योंकि वो तेजी से ग्रैस्प कर रहा है चीज़ों को और समझ रहा, और जो समझ रहा है उसका एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रांग है। तो इससे भी उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। गुरुजी, आपने तंत्र की बात की, तो अगर मैं गूढ़ विद्याओं की बात करूं तो आई थिंक 8th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ। तो 8th हाउस से किस प्रकार हम ये देख पाएंगे कि ये इंसान तंत्र में भी जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ तंत्र, ये एस्पेक्ट भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का 8th हाउस में पॉजिटिव शनि है या 8th हाउस में निष्कलंक केतु है या 8th हाउस में निष्कलंक राहु है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पॉजिटिव साइड में तंत्र में जाता है और सिस्टम, जो कॉस्मिक सिस्टम्स हैं उनको समझने की कोशिश करता है। वो रिसर्च में बहुत अच्छा होता है, ज़मीन के नीचे से चीज़ों को भी निकाल, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि वो गहराई से चीज़ों तह को तक जाना, कहते हैं तह तक चला जाएगा। वो जियोलॉजिस्ट बहुत अच्छा हो सकता है। जो भी पढ़ेगा वो बहुत गहराई से पढ़ेगा, जैसे शिव को पढ़ेंगे वो बहुत गहराई से वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शिव अपने आप में लॉर्ड ऑफ तंत्र हैं। तो शिव को समझने की कोशिश करेंगे, उन कॉस्मिक वेव्स को समझने की कोशिश करेंगे, पूरे ब्रह्मांड को समझने की वो कोशिश करेंगे और उन्हें बहुत जल्दी पकड़ भी होती है। और ये प्लैनेट्स अगर क्रूर हो जाए तो ये नेगेटिव तंत्र में जाएगा, ये ड्रामा करेगा तंत्र के नाम पर गुरुजी 6th, 8th और 12th को त्रिक भाव कहते हैं और ये थोड़े कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हाउसेस होते हैं हमारी कुंडली के। अब अगर मान लीजिए कि इनके अंदर कोई क्रूर ग्रह बैठा है और वो नेगेटिव पोजीशन में है, थोड़ा सा वीक है, तो ये तो एक तरह से अच्छा ही हुआ ना कि त्रिक भाव है लेकिन नेगेटिव भी है, तो उसका इफेक्ट कम हो गया। बल्कि अगर वो नीच का है तो इफेक्ट बढ़ गया। हाँ, वो अच्छा परफॉर्म करेगा ना फिर वहाँ पे। और दूसरा, मान लीजिए वहाँ पर कोई ऐसा प्लैनेट है जो नीच का है और उसी के लॉर्ड से वो दृष्ट भी है, तो ये और अच्छे रिजल्ट्स देगा। परेशानियां जरूर आएंगी जीवन में, लंबे समय तक संघर्ष के बाद उनको अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन रिजल्ट तो देगा। ऐसा कहते हैं ना गुरुजी कि त्रिक भाव में क्रूर ग्रह अच्छा परफॉर्म करते हैं और सॉफ्ट सौम्य ग्रह, मान लीजिए अभी इन्हीं त्रिक भाव में आपको वीनस और मून मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है। नहीं करते, वो क्रूर भाव के भाव हैं, तो वहाँ पर जितना क्रूर ग्रह होगा उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और जितना सौम्य ग्रह होगा वो वहाँ परफॉर्म नहीं करेगा। बहुत सुंदर गुरुजी, तो आज हमने बहुत सारे एरियाज़ को टच किया एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को चुन के जाना कि कैसे आपकी कुंडली में राजयोग बन रहे हैं, किस प्रकार उन्हें एक्टिवेट किया जाए। तो एनी लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देकर जाना चाहेंगे? बहुत लोगों की कुंडली में राजयोग है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। बहुत लोगों की कुंडली में राजयोग है लेकिन वो कमज़ोर है। बहुत लोगों के भाव स्पर्श और नवांश की वजह से राजयोग खंडित हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? 3 चीजें अच्छी करने, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। ओके। अगर इन 3 के वो उपाय कर लेते हैं तो उनका कमजोर से कमजोर राजयोग भी बेहतर परिणाम देगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बहुत बेहतर हो जाएगा और सारे दोष उसके दूर हो जाएंगे, लेकिन बहुत बेहतर परिणाम देगा। और उसमें इतना है कि जहाँ कुछ नहीं मिलना था उस राजयोग से, वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा। बस आप अगर सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर पे काम कर लें। जी ओके, तो ये सही हो जाएगा। डेफिनेटली गुरुजी, बहुत ही मज़ा आया आज पहली बार आपके साथ ही पॉडकास्ट करके, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल डिस्कशन था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड सच अ वंडरफुल डिस्कशन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। और यहाँ आकर हमेशा से अच्छा लगता है, आज भी वैसे ही अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी आप आए। थैंक यू अगेन। थैंक यू।
तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा था, आज हम राजयोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने आपके करियर के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, गूढ़ विद्याओं के लिए भी, ज्योतिष तंत्र, इन सब के लिए आपके लिए राजयोग डिस्कस किए। किस प्रकार उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाए ये भी जाना, क्यों वो एक्टिवेटेड नहीं है ये भी जाना। तो एक पूरी मास्टर क्लास थी राजयोग के ऊपर और सर ने हमें एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन दिया। आई एम श्योर आप सब ने भी उतना ही रिलेट किया होगा जितना मैंने किया इस पॉडकास्ट से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग बन रहा है, क्या वो एक्टिवेटेड नहीं था? अगर नहीं था तो आपने उसको किस प्रकार एक्टिवेट किया, और अगर नहीं किया है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ, और आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स को कवर करें ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।